ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। मैं डॉक्टर सुमित हूँ और आज मैं आपके साथ एक डेमो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आज की इस पूरी क्लास में मैं आपके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज के लिए टॉपिक है मेरे पास आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या हम इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ क्या। सबसे पहले आप जानते हैं आपके पास क्या होता है। आपके पास एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस पे आपका ओवरऑल चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के पास आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन के चार्ज की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे आपके पास क्या होती हैं, सेल्स होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आउटमोस्ट शेल हो गई है। तो न्यूक्लियस से हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस के बीच में और प्रोटॉन के बीच, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड करता है उस पे। देखिए अब आपके पास क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रखा है, अट्रैक्ट हो रखा है। न्यूक्लियस ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, न्यूक्लियस की चुंबल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस ने इस पे 10 किलोजूल पर मोल की, आपने क्या, न्यूक्लियस ने इस पे 10 किलोजूल पर मोल का अट्रैक्शन लगा रखा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10 किलोजूल पर मोल से ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो वो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी आपकी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ही चीज है, पर वाकई ऐसा है नहीं। क्या डिफरेंस है आगे बात करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव to remove to remove a valence electron of isolated gases atom, isolated gases atom। कि मतलब क्या है कि आपको वैलेंस आइसोलेटेड गैसेस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है। यहाँ पे दो तीन शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, आपको आइसोलेटेड का समझ में आना चाहिए। आइसोलेटेड और वो क्या होगा, गैसेस एटम होगा। आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया, अकेला हो गया है। आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया है, अकेला। आपका एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप Na का सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि सोडियम किसी और मेटल के साथ पहले से ही बाउंड हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि सॉलिड स्टेट में आप क्या, अब कोई भी एटम आइसोलेटेड नहीं रह सकता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, वो अपोजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और लिक्विड स्टेट में तो सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेंट में रिएक्शन होती है। इसीलिए गैसेस स्टेट में हम इसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड अकेला, और गैसेस स्टेट क्योंकि गैसेस स्टेट में वो रह सकता है, तो उसको हम आइसोलेटेड गैसेस एटम कहते हैं। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम, अगर मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो कोई मेटल M है, तो M ने आपने M प्लस ऑफ E इलेक्ट्रॉन, अगर आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो किस में बदल जाएगा, वो कीटायन में बदल जाएगा। और इस तरीके से इस प्रोसेस में आपको जितनी एनर्जी आप देंगे प्लस ऑफ डेल्टा एच, प्लस ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, एनर्जी है, डेल्टा एच हीट, एच क्या है, हीट है। अब आप जानते हैं
डेल्टा एच, अगर आप एक और चीज भी जानते हैं कि डेल्टा एच जो है मेरी हीट जो है, जैसे एंथैल्पी कहते हैं, हीट जो है मेरी हीट एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है ये दो तरीके से हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होता है, जब आपकी हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और नेगेटिव कब होती है, जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सो कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। जब आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है उस तरीके की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब आपकी हीट कंज्यूम होती, सॉरी, जब हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, कंज्यूम होती है, तो वो एंडोथर्मिक होता है। तो इसमें पॉजिटिव साइन आता है डेल्टा एच का। अगर आपकी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो तब आपकी एक्सोथर्मिक है और उस समय आपका हीट रिलीज होती है। एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूँ, ठीक आ रहा है। ओके, तो ये हो गया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो डेल्टा एच होता है, वो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब आप हीट देते हो तब आपकी, जब आप हीट या एनर्जी देते हो, क्योंकि हीट और एनर्जी, एनर्जी हीट हो गया, हीट जब आप प्रोवाइड करते हो तब आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। और आप आयनाइजेशन एंथैल्पी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि वहां पे हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। वहां पे आपकी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट क्या होगी, रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और चीज मैंने शुरू में आपको बताया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मैंने शुरू में आपको बताया था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन, अब इसको थोड़ा मैं वो कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब मैं जहां पे जो बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये जो बेसिक बेसिक बातें थी वो आपको आई, आयनाइजेशन पोटेंशियल से, आयनाइजेशन एनर्जी से सवाल आते हैं। और कैसे सवाल आए हैं, मैं एक दो सवाल आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एंथैल्पी दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। पहले ये समझते हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग है ये समझते हैं। पोटेंशियल आपका जो है वो है आपका काइनेटिक टर्म, काइनेटिक टर्म होता है। पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक टर्म होता है। और एंथैल्पी आपकी क्या होती है, थर्मोडायनामिक टर्म होती है। बस पहला डिफरेंस तो ये है। पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपकी काइनेटिक टर्म है और एंथैल्पी आपकी क्या है, थर्मोडायनामिक टर्म है। एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पोटेंशियल, क्या क्या काइनेटिक है, क्या थर्मोडायनामिक्स है। एक चीज समझिए, मुझे कहा गया मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना। मान लीजिए मुझे देहरादून से ऋषिकेश जाना है, देहरादून से ऋषिकेश जाना है। और मैंने आपका क्या किया, मैंने देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए मैंने आपके लिए 1 घंटा लिया। एक आदमी ने 1 घंटा लिया और दूसरे आदमी ने कितने लिए, आपके 2 घंटे लिए। तो जब मैं काइनेटिक्स की टर्म में बात करूंगा तो काइनेटिक्स आपको ये बताती है कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कोई रिएक्शन कितनी स्लो होगी। काइनेटिक्स की बात करेंगे तब किसकी बात आती है, रेट की बात आती है। काइनेटिक्स में रेट की बात आती है। आपने देहरादून जाने के लिए, देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए 1 घंटा लिया, आपने देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए 2 घंटे लिए। एक रिएक्शन यहाँ पे फास्ट है, दूसरी स्लो है। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब मैं बात करूंगा, मैं सेम कह रहा हूं, मैं देहरादून से ऋषिकेश गया। इस समय आप इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि कौन कितनी जल्दी पहुंचा, ये मतलब नहीं। इस बार क्या मतलब होगा कि आप देहरादून से ऋषिकेश गए तो आपने आप कितने स्टेबल तरीके से गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप देहरादून से ऋषिकेश गए और आपने रास्ते में एक्सीडेंट कर दिए हैं, रूल ब्रेक किया। तो बेसिकली आपका यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने स्टेबल है। या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर और माइनर की बात करते हैं, मेजर और
माइनर की बात करें तो काइनेटिक्स में हमेशा रेट की बात होती है, और थर्मोडायनेमिक्स जब होता है तब मेजर माइनर की बात होती है। थर्मोडायनेमिक्स तो वो टेम्परेचर पे भी आपका डिपेंड करता है। पोटेंशियल क्या है, अच्छा मैंने पोटेंशियल आपको दो चीजें बताई, पोटेंशियल काइनेटिक टर्म है, एंथैल्पी आपकी थर्मोडायनेमिक्स टर्म है। कैसे, मैंने पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक्स को समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब एक और चीज देखिए, डेफिनेशन दोनों की लगभग सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है। अंदर क्या है, जब पोटेंशियल की बात करता हूं मैं तो वो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं है, एट एनी टेम्परेचर। आप 10 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालो, आप 20 डिग्री पे निकालो, 30 पे निकालो, एनर्जी टेम्परेचर की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब मैं एंथैल्पी की बात करता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं, तो उस समय मेरी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है आपका 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हो गया है, -273 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो आपकी एंथैल्पी है। इफ यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एट -273 डिग्री सेल्सियस, इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। And if there is a no foundation of temperature, then that is your ionization potential। अगर आप क्या कर रहे हैं 273 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, एंथैल्पी है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं तो वो आपका क्या है, पोटेंशियल है। इसीलिए हमारा जो हम जनरली जो टर्म यूज करते हैं वो पोटेंशियल करते हैं, आपका पोटेंशियल करते हैं, एंथैल्पी नहीं करते हैं। यूनिट की बात करता हूं तो पोटेंशियल की यूनिट होती है किलोजूल पर मोल, यूनिट की बात करता हूं। और एंथैल्पी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंथैल्पी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका 96.5 किलोजूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनर्ट, अच्छा आपको साइन कन्वर्जन पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलोजूल पर मोल है, 96.5 किलोजूल पर मोल है। अभी तक मैंने आपको बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, दूसरी चीज मैंने आपको बताया आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या अंतर है। एक बार देखता हूं ये, ठीक है। ओके प्रज्ञा, आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियर, आवाज प्रज्ञा? ओके कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है जी, किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है मेरी वो है सक्सेसिव आईपी वैल्यू, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। सक्सेसिव का मतलब होता है 1 by 1, सक्सेसिव आईपी वैल्यू। यूनिट मैंने आपको आईपी वैल्यू की यूनिट बता दी है, यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है आपकी यूनिट है। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं सक्सेसिव आईपी वैल्यू। सक्सेसिव मतलब होता है 1 by 1, एक के बाद एक, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चीज आती है आपके पास, अगर आपके पास जैसे एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे, एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव में बदला, तो यहाँ पे था 283, यहाँ पे था 28 and 2, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकला, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव बना प्लस ई इलेक्ट्रॉन, ये है आपका 282, ये है आपका 281। तीसरा है आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यहाँ पे है आपका 281 और यहाँ पे हो गया आपका 2 and 8। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आईपी वैल्यू कहते हैं, दूसरे के लिए जो चाहिए वो सेकंड हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए उसको हम थर्ड आईपी वैल्यू कहते हैं। तो इसीलिए जो आपको ओवरऑल फर्स्ट आईपी वैल्यू, सेकंड आईपी वैल्यू, थर्ड आईपी वैल्यू, उनका जो कलेक्शन होता है, कंबाइन होता है, उसको आप क्या कहते हैं, सक्सेसिव आईपी वैल्यू कहते हैं। सक्सेसिव आईपी वैल्यू में अब एक और चीज है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, आईपी वैल्यू में बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, हम उन एक्सेप्शन की बात करेंगे। लेकिन आपका थर्ड आईपी वैल्यू
हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, और सेकंड हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट से। ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज है, ऑलवेज है, ऑलवेज है। ये यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि थर्ड आईपी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, और सेकंड हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट से। अच्छा, आई सक्सेसिव फर्स्ट आईपी वैल्यू क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकंड, अच्छा सेकंड दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थर्ड तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब सवाल ये आता है कि आपकी जो सक्सेसिव आईपी वैल्यूज जो होती हैं, आपकी जो सक्सेसिव आईपी वैल्यू होती है वो ज्यादा क्यों होती है? इसके पीछे रीजन ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 282 है, और यहाँ पे आप देखेंगे 281 है। तो 281 है, तो अब ये क्या है, स्टेबिलिटी के ज्यादा करीब है, स्टेबिलिटी के ज्यादा करीब है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो आपका न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा बाकी इलेक्ट्रॉनों पे, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, तो कुल 3 बच्चे हैं, आपका पहला बच्चा जब निकल गया तो अब टीचर का 2 बच्चों का अट्रैक्शन ज्यादा है। अब वो 2 में से आपका एक भी निकल रहा, तो तब जो लास्ट बच्चा होगा उस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो सेम सी बात है यहाँ पे सक्सेसिव आईपी वैल्यू। अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी वैल्यू। आईपी वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या किस किस वजह से आपकी आईपी वैल्यू चेंज होती है। देखो एग्जाम में वो आपसे या तो एक्सेप्शन पूछेगा, या तो वो एक्सेप्शन पूछेगा, और या तो वो कंपैरिजन पूछेगा। हम कुछ न्यूमेरिकल बिल्कुल सवाल भी उठाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच आईपी वैल्यू, ऑन विच आईपी वैल्यू, आईपी वैल्यू डिपेंड, डिपेंड। फैक्टर कौन कौन से हैं जिस पे आईपी वैल्यू डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है आपका, पहला फैक्टर है आपका साइज, साइज। ठीक है, एक चीज देखिए, साइज, अब आपके पास एक छोटा साइज का एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आपके पास एक बड़े साइज का एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए किस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो छोटा वाला है उसका, उस पे, उस इलेक्ट्रॉन पे जिसका साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? इससे निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो उसका अट्रैक्शन कम होगा। तो बेसिकली साइज जो होता है, साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी वैल्यू के। मतलब साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी वैल्यू का। साइज जितना छोटा होगा आईपी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी आईपी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज, साइज सबसे पहला फैक्टर है, साइज हो गया। दूसरा फैक्टर जो है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या सिंपली उसको न्यूक्लियर चार्ज भी कह दीजिए आप। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ईएनसी, या फिर मैं इसको जेड स्टार से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी वैल्यू न्यूक्लियर। अच्छा, एक एक चीज देखिए, 10 लोग हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और 5 लोग इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो किस केस में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, किस केस में ज्यादा खींचेगा? जब 10 लोग खींच रहे होंगे। जब 5 लोग खींच रहे होंगे तब कम खींचेगा। मान लो मैं हूं, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे मुझे एक क्लास में 20 बच्चे हैं, और दूसरी क्लास में 10 बच्चे हैं। तो किस तरफ मेरे ज्यादा, किस तरफ मुझे ज्यादा खींचा जाएगा? 20 बच्चे ज्यादा है, वहां खींचा जाएगा। तो बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि आपका न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो उतनी ज्यादा तरीक। अच्छा, एक चीज, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक और ये भी बात है, उस पर फिर से बात करूंगा मैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी वैल्यू। 10 लोग एक इलेक्ट्रॉन को खींचे और 5 लोग उसी इलेक्ट्रॉन को खींचे। किस केस में ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जब 10 लोग खींचेंगे तब ज्यादा खींचेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। एस मतलब क्या है? एस ऑर्बिटल के जो एस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होंगे। ठीक है, उसको निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आपके पास चॉइस है एस पी डी एफ, 4 इलेक्ट्रॉन है आपका, एक एस में है, एक पी में है, एक डी में है, एक एफ में है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा? सबसे मुश्किल होगा एस में से, क्योंकि एस ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। उसी तरीके से एफ में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा आसान होगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियस के क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, दूर है। तो इसीलिए एसपीडीएफ, सो इट इज इजी टू रिमूव, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम एस ऑर्बिटल एंड
इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे sp_df जो सब शेल है इनके फुल फॉर्म होते हैं S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन एंड फंडामेंटल। sp_df S फॉर क्या होता है? S फॉर होता है आपका शार्प, P फॉर क्या होता है आपका प्रिंसिपल, D फॉर क्या होता है आपका डिफ्यूजन और F फॉर आपका क्या होता है फंडामेंटल। F फॉर क्या होता है फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल। S से निकालना सबसे मुश्किल है, F से निकालना सबसे ज्यादा कठिन है। अच्छा, ये तीन चीजें, ये 3-4 फैक्टर तो आपको पहले से पता था, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब वो है आपके पास क्या? वो है आपके पास क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, जितने भी आपके सवाल होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही पड़ेगा और सबसे जरूरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक